हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग लगातार ऑनलाइन की तैयारी, बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन की तैयारी लगातार हम लोग कर रहे हैं। इस क्रम में आज का जो क्लास है यह आपको मोशन से रिलेटेड है। पिछले क्लास में हमने यह बताया था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन के चैप्टर के सारे थ्योरी को और न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। तो आज का क्लास पूर्णतः मोशन पर आधारित है। आज हम लोग मोशन के प्रकार को और इससे जुड़े हुए जितने भी आपको थ्योरी है और खासकर जो फॉर्मूला सेक्शन है जिसका कि प्रयोग आपको सवालों में किया जाता है, उससे रिलेटेड सारे हम लोग फॉर्मूला को जानेंगे और उससे जुड़े हुए जो की पॉइंट्स हैं उसको भी जानेंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपको मोशन चैप्टर, और यह किस प्रकार से यह जुड़ा हुआ आपस में, उन सारे टर्म्स को जानेंगे। और यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होगा पूर्णतः जो रिक्वायरमेंट है पॉलिटेक्निक का उसी हिसाब से होगा। हम बिल्कुल लॉन्ग थ्योरी में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर किन्हीं छात्रों को अगर इसके विषय में गति से संबंधित आपको विस्तार से जानकारी अगर प्राप्त करनी है, इसके लिए हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 11th का कोर्स स्टार्ट हुआ है आपको। वहां पर हम बिल्कुल पूर्णतः विस्तार से हम आपको किसी भी कंसेप्ट को बताते हैं। अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना है, आप एग्जाम दे के आप अन्य विद्यार्थी के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम मोशन चैप्टर, गति से जुड़े हुए कंसेप्ट को। आइए देखते हैं हम लोग। पहले हम स्टार्ट करेंगे ये मैकेनिक्स, क्योंकि यहीं से आपको मोशन का जो कंसेप्ट है स्टार्ट होता है। यह किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है मोशन, देख लीजिए इसको। हमने क्या किया, एक मैकेनिक्स टर्म का प्रयोग किया और मैकेनिक्स को हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिक्स जो हम बोले हैं वस्तुओं की गति के अध्ययन से संबंधित जो फिजिक्स की शाखा होती है वह क्या कहलाती है, आपको मैकेनिक्स कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, हमने यह कहा वस्तुओं के गति के अध्ययन से संबंधित जो फिजिक्स होता है वो क्या कहलाता है, आपको मैकेनिक्स कहलाता है। तो मैकेनिक्स को हम क्या किए, आपको दो भागों में डिवाइड किए। पहला जो हमारा पार्ट बना वह बना रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कठोर शरीर यांत्रिकी। दूसरा पार्ट है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तरल यांत्रिकी। ठीक है, तो रिजिड क्या होता है, जो ठोस आकार होता है, जो अपना शेप बार बार ना चेंज करे। इस प्रकार के जो मैकेनिक्स में जो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को, वह क्या कहलाएगा, आपको रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहलाएगा। अब इसके भी कुछ ब्रांच को हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला है आपको ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। पहला का हिंदी है आपको अनुवाद या स्थानांतरित बोलते हैं हम लोग इसको। दूसरा है आपको रोटेशनल मोशन, इसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति। यह दो पार्ट हो गया। आइए चलिए अन्य पार्ट को देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग क्या कहलाएगा, आपको काइनेमेटिक्स कहलाएगा, शुद्ध गति विज्ञान है। दूसरा भाग यह आपको कहलाएगा डायनेमिक, गतिशील कहलाएगा। और तीसरा जो भाग होगा इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक्स, इसको बोलते हैं गतिकी बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, गतिकी। तो इस प्रकार से मैकेनिक्स के अलग अलग ब्रांच को हमने क्या किया, आपके सामने रखा। इन ब्रांच में हमें क्या पढ़ना है, बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से क्या पढ़ना है उसको हम लोग आगे डिस्प्ले कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या किया था, आपको तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला जो भाग है वह क्या कहलाता है, आपको काइनेमेटिक्स कहलाता है। इसमें क्या लगा हुआ, आपको शुद्ध गति विज्ञान।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं, उनके कारणों को हम लोग इसमें अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपको जस्ट आप देख सकते हैं ये, तो 3 भाग में जो हमने डिवाइड किया, पहला हो गया आपको काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया डायनेमिक और तीसरा हो गया आपको काइनेटिक्स हो गया। तो पहला वाला जो सेक्शन है इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ गति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके कारणों को हम लोग नहीं देखते हैं, इसको कारण को हम लोग नहीं जानते हुए सिर्फ गति से जुड़ा हुआ उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन सभी कारणों को छोड़ के इससे जुड़े हुए जो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, मान निकलेगा, वह हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स। इसके बाद हम लोग आएंगे डायनेमिक, गतिशील के बारे में। और काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, यांत्रिकी के इस भाग में हम गति के कारणों का अध्ययन करते हैं। तीसरा जो पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से, यह अगर गति के कारणों को आपको जानना है उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, काइनेटिक्स पढ़ना होगा। इसमें गति के कारण या गति का जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन जो पहला सेक्शन है आपको काइनेमेटिक्स, इसमें हम गति के कारण या गति के प्रभाव को अध्ययन ना करते हुए सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध रूप से क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसे बोला गया है शुद्ध गति विज्ञान बोला गया है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध गति विज्ञान या काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा काइनेमेटिक्स को हम लोग किस प्रकार से इसको आगे बढ़ेंगे लेके। शुद्ध गति विज्ञान, इसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट नोइंग इट्स केस कॉज, सॉरी इसको बोलेंगे विदाउट नोइंग इट्स कॉज। बिना हम गति के कारण को जाने हुए अगर हम किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन की गति के बारे में अगर हम जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो यांत्रिकी की यह शाखा क्या कहलाती है, आपको काइनेमेटिक्स कहलाती है। चलिए इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तु या कण के गति के कारणों को ना जानते हुए सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, यह कहलाएगा आपको काइनेमेटिक्स कहलाता है। इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, प्रत्येक को डिफिनेशन के रूप में पहले एक बार समझा दिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स को विस्तार से जानेंगे। थोड़ा सा हम डायनेमिक्स को परिभाषा टर्म थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको और विस्तार से अगर जानना है तो इसके लिए 11th का हमारा बैच है, वहां से आप जाके सारे कारणों को या सारे एग्जाम्पल्स को और विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं। डायनामिटी को हम लोग संक्षेप में क्या बोलेंगे, यह सिर्फ गति के कारणों की व्याख्या करती है, जिसमें गति किस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ, गति कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे अचीव कर रहा है, अटेन कर रहा है, उन कारणों को अगर जहां पे व्याख्या किया जाता है, उस इस प्रकार के जो आपको डायनेमिक्स है वहां पे आपको पढ़ना होता है। डायनेमिक में क्या होता है, गति के कारणों की व्याख्या होती है। आगे है काइनेटिक्स है आपको। काइनेटिक्स में यांत्रिकी के इस भाग में हम गति के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यह कहलाएगा आपको काइनेटिक्स कहलाता है। हम तीनों भागों में अब हम लोग क्या करते हैं, पहले भाग, क्योंकि सारा कंसेप्ट मूल रूप से हमारा जो ध्यान फोकस होने वाला है वह होने वाला है काइनेमेटिक्स पे, तो इसमें ढेर सारे फॉर्मूला यहाँ से निकलता है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स क्या होता है। अब काइनेमेटिक्स में हम लोग अलग अलग जो टर्म का प्रयोग करेंगे, सवालों के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से, उन सारे टर्मों को थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मोशन, गति क्या होता है। देखिए मोशन कोई सिंगल टर्म नहीं है, अगर आपको मोशन को अगर डिफाइन करना है तो यह क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बताना है कि यह मोशन में है, तो पहले आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोई एक स्थिर बिंदु या एक स्थिर स्थिति होता है, पोजीशन होता है, वहां से किसी ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर करके बता सकते हैं इस बिंदु के सापेक्ष में कोई वस्तु क्या है, समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो
तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में कह रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट उस बिंदु के सापेक्ष, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति या कण समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका डेफिनेशन मोशन का। If position of particle is changed with respect to time for given frame of reference, we can say particle is in motion। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष में कोई वस्तु अपना स्थान में परिवर्तन कर रहा है वह क्या कहलाएगा, आपको मोशन में कहलाएगा। इसी को हमने हिंदी में जो समझाया है उसी को हमने हिंदी में आपको लिख दिया है। आप देख सकते हैं हमने ये लिखा है, जब कोई वस्तु या कण किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, गति की अवस्था में। वह मोशन, वो वस्तु क्या है, मोशन में है। हमने नोट करके एक पॉइंट को मेंशन किया है, द टर्म एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट मीनिंगलेस, क्योंकि पूर्णतः या किसी वस्तु का आप मोशन में या विराम में आप नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आज देखा जाए कि हम लोग अर्थ पे क्या करते हैं, बस में चढ़ के यात्रा करते हैं, ठीक है, और अर्थ स्वाभाविक रूप से क्या होता है, घूमता है। सभी चीजें एक दूसरे से क्या होता है, मोशन में रहता है। तो हम क्या करते हैं, किसी को एक निश्चित करके, फिक्स करके हम क्या करते हैं, टर्म को डिफाइन करते हैं कि मोशन में है या रेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमने आपको समझाया था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, विराम क्या होता है, दोनों को हमने परिभाषा के सामने आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं विराम की परिभाषा हमने लिखा है, जब कोई वस्तु या कण किसी निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष समय के साथ स्थान अगर परिवर्तन नहीं करता है तो उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, विराम में बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पर काइनेमेटिक्स में हमने दो टर्म लिया है, एक मोशन और एक रेस्ट, दोनों को समझा दिया है। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब देखिए हमने क्या किया, मोशन को कुछ भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। मोशन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग है वह क्या कहलाएगा आपको, 1D मोशन। डी का मतलब यहाँ पे होता है डायमेंशन, तो एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरे भाग को हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। तीसरे भाग को हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। तो मोशन को हम लोग कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मोशन का सिर्फ यही प्रकार है, अन्य भी प्रकार से हम आपको डिफाइन करेंगे। देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से आपको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सबको जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम रिलेटिव टर्म को अगर जान लेते हैं तो आगे जो सवाल में, फॉर्मूला में जब कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का गति है, यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। इसीलिए जो जरूरी रिक्वायर्ड है, कंसेप्ट है, उसको हम लोग समझा के और तेजी से फॉर्मूला की तरफ मूव करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए देखिएगा 1D मोशन क्या होता है। देखिए हमने लिखा, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गतिशील हो तो स्थिति की 3 ज्यामिति में से, स्थिति जो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का या किसी पर्सन का या पार्टिकल का, ठीक है, तो उन स्थिति में से अगर 3 ज्यामिति में से एक ज्यामिति एक कोऑर्डिनेट समय के साथ बदले, इसको हम लोग संक्षेप में क्या बोलेंगे, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा, सीधी रेखा या हम बोल सकते हैं सड़क पर गति कर रहा है, अगर वस्तु का एक ज्यामिति समय के साथ बदल रहा है, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर कोई वस्तु एक रेखा पर एक ही लाइन में, एक ही दिशा में अगर चल रहा है, कुछ समय पहले वह उसका समय 0 था, उसका पोजीशन 0 था, लेकिन कुछ समय पश्चात उसके पास क्या हो गया, एक दूरी हो गया जो उसने कवर किया और जो समय लगा तो समय के साथ स्थान परिवर्तन किया। तो जब एक रेखा में कोई वस्तु अगर समय के साथ स्थान में परिवर्तन करेगा तो वह क्या कहलाएगा, एक विमीय गति कहलाएगा। और एक विमीय गति ही आपको क्या कहलाता है, आपको लीनियर मोशन कहलाता है।
लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर 1 रहे। यहाँ पर पावर का अर्थ ये हो गया कि जिसका एक कोऑर्डिनेट समय के साथ बदलेगा वह कहलाएगा एक विमीय गति या वन डायमेंशनल मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लीनियर मोशन बोलेंगे। तो दोनों को एक दूसरे से आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो हमने क्या बताया है, एक विमीय गति क्या होता है, जब किसी वस्तु का एक ज्यामिति समय के साथ बदलेगा तो वह कहलाएगा आपको एक विमीय गति। तो जब आप एक को हमने डिफाइन कर दिया तो सारा जो नेक्स्ट टर्म है आपको 2D 3D आपस में जुड़ा हुआ है। आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं 2D मोशन क्या रहा होगा, जिसमें किसी वस्तु की स्थिति का दो ज्यामिति समय के साथ बदलेगा वह कहलाएगा आपको 2D मोशन। उसके बाद अगर किसी वस्तु या कण का समय के साथ तीन ज्यामिति अगर बदलेगा, तीनों कोऑर्डिनेट अगर चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वह कहलाएगा आपको 3D मोशन कहलाएगा। हम आपको तीनों का एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो परिभाषा आप संक्षेप में देख लीजिए, ठीक है। और परिभाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा फॉर्मूला। तो धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला की तरफ मूव करेंगे। पहले हमने 1D मोशन को देखा, उसके बाद हमने 2D को डिफाइन किया, अब 3D को डिफाइन किया, और तीनों को हम लोग डिस्प्ले के माध्यम से उसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर इस आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बारी बारी से तीनों को तो हमने डिफाइन करके समझा दिया। अब हम समझाते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार के मोशन को 1D बोलेंगे, किस प्रकार के मोशन को 2D बोलेंगे, और किस प्रकार के मोशन को हम लोग 3D बोलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि 1D मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल या कोई भी पर्सन समय के साथ एक सीधी रेखा पर स्थान परिवर्तन करता है। चलिए देखिएगा इसको डायग्राम के माध्यम से। अगर देखिए, अगर हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन लिया, एक सीधी रेखा ले लिया, अगर इस पर कोई वस्तु यहाँ है, इसका पोजीशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 है, ये कोऑर्डिनेट भी आपको 0 है। समय के साथ इसकी स्थिति क्या है, बिल्कुल रुका हुआ है, विराम में है। थोड़े समय के बाद, कुछ समय के पश्चात ये x बराबर मान लीजिए ये 10 मीटर चलता है, और टाइम बराबर अगर 5 मिनट ले लेता है, तो अगर एक रेखा पर यह गति कर रहा है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाता है आपको, वन डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है, जो डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं, जो जैसे हम प्लेन लेते हैं, एक्स और वाई प्लेन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में दो कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक ही कोऑर्डिनेट समय के साथ बदल रहा है, यह क्या कहलाएगा आपको, 1D मोशन कहलाएगा। द्विविमीय गति इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल या पर्सन का दो कोऑर्डिनेट, दो ज्यामिति समय के साथ बदलेगा, यही कहलाएगा आपको 2D। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं डेफिनेशन जो हमने समझाया है उसी को हमने क्या किया, आपको लिखा है। आगे बढ़ते हम लोग त्रिविमीय गति की तरफ मूव करते हैं। इसका देखिए, त्रिविमीय गति की तरफ मूव करने से पहले हम इसका 2D का एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे। देखिएगा, अगर हम एक देखिए हम क्या बनाए हैं, एक स्लाइडर बनाए हैं। आप अगर बचपन में स्कूलों में इस पे जरूर इसका प्रयोग करके खेले होंगे। ये क्या होता है, एक स्लाइडर में हम क्या करते हैं, कुछ ऊंचाई पर चढ़ के और यहाँ से हम लोग फिसलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग फिसलेंगे तो क्या होता है, आप आपने क्या किया, अगर कुछ ऊंचाई
पे चढ़ा है तो आपके पास y कोऑर्डिनेट भी है। जब आप यहाँ से फिसल के यहाँ पर आते हैं आपने क्या किया, x में भी ट्रेवल किया, तो y में भी y कोऑर्डिनेट भी आप में क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर मान लीजिए y कोऑर्डिनेट आपको 5 मीटर है, वह घट के क्या हो गया, 0 हो गया। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपको 0 होता है। तो जब y कोऑर्डिनेट आपका जो भी है वह अगर घट रहा है और x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया अगर किसी ऑब्जेक्ट का दोनों कोऑर्डिनेट समय के साथ चेंज करेगा तो यह इस प्रकार की गति क्या कहलाएगा आपको 2D मोशन। इंक्लाइंड प्लेन पे जो भी मोशन होगा वह क्या कहलाएगा, आपको 2D मोशन होगा। तो ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे 2D मोशन क्या होता है। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में क्या होता है, 3D मोशन में, यहाँ समझा के फिर आगे बढ़ेंगे। त्रिविमीय गति में होता है किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट का तीनों जो कोऑर्डिनेट होता है, तीनों कोऑर्डिनेट समय के साथ बदल जाए। मान लीजिए वो एयर में कोई भी पार्टिकल है, उसमें क्या है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। अगर तीनों कोऑर्डिनेट समय के साथ बदलेगा तो वह क्या कहलाएगा, आपको त्रिविमीय गति कहलाएगा। तो हमने गति के जो प्रकार है, एक प्रकार को हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं अगले टर्म को, और अन्य भी आगे के क्लास में भी हम गति के अन्य जो प्रकार हैं, अन्य तरीके से जो गति को डिफाइन किया गया है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। ऐसे सामने आ रहा है आपको औसत चाल। औसत चाल को देख लेते हैं। एक औसत एवरेज लगा हुआ है चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, तो चाल में क्या लग गया, आपको औसत लग गया। तो औसत को इस प्रकार डिफाइन करेंगे, जो कुल दूरी तय किया जाएगा उसमें जो कुल समय लगेगा, इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसको हमने क्या लिया, औसत चाल को तय की गई दूरी, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस को कवर किया है वो हो गया बटे कुल समय, ये क्या कहलाएगा, आपको औसत चाल। तो पहला फॉर्मूला आपको काइनेमेटिक्स में ये मिल गया कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लगा सकते हैं कुल, यहाँ पे कुल तय की गई दूरी, ठीक है, बटे कुल समय क्या कहलाएगा, आपको औसत चाल। इसी को हमने क्या डिफाइन किया है, किसी वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और समय का जो अंतराल है, अनुपात है, वह क्या कहलाएगा, आपको औसत चाल कहलाएगा। आप बिल्कुल यहाँ से इस टर्म को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जो आपको फॉर्मूला सेक्शन है वह बिल्कुल ध्यान से इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। इसको अंडरलाइन करते चलिए। पहला फॉर्मूला ये मिल गया, आसान है, जानते होंगे, लेकिन क्या करना है, फॉर्मूला का संग्रह करना है। किसी भी टॉपिक में पढ़िए, उस टॉपिक के क्रम में जो भी आपको हम लोग डिस्प्ले में ऑनलाइन क्लास में बताते हैं, उस ऑनलाइन क्लास में जो बेहद महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप उसको टॉपिक के नाम से आप उसमें संग्रह करते चलिए। इससे क्या हो जाएगा कि आप थ्योरी एक बार समझ लेते हैं, बार बार थ्योरी का रिवीजन नहीं करते हैं, फॉर्मूला का करते हैं। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग से एस्केप कर जाएगा, आप सवाल को अप्रोच नहीं कर पाइएगा। इसीलिए फॉर्मूला को विशेष नजर से देखने की और रिवीजन करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी को हमने क्या किया, लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन टाइम इंटरवल कैन बी। अच्छा, ये तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में है, आगे देखते हैं इसको। हमने ये लिखा है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का विस्थापन जो होता है वह दिए गए समय के लिए कभी भी आपको जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो जाता है। इसको हम विस्तार से आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अब चलिए, औसत चाल तो हम देख लिए, क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो चाल को जो वहां पर हमने समझाया था, चाल क्या होता है, दूरी और समय का जो अनुपात होता है, यह क्या कहलाएगा, आपको चाल। चलिए देख लीजिएगा चाल क्या होता है। यहाँ से चाल आपको समझा देते हैं क्या होता है। चाल में, चाल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, दूरी बटे समय, वह क्या कहलाएगा, आपको चाल कहलाएगा। ठीक है,
चाल, इसके बारे में हम जानेंगे, सदिश है या अदिश है, क्या क्या है, इस टर्म को हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, दोनों का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसीलिए थोड़ा सा इस दोनों टर्म को डिफाइन करने से पहले दोनों का एक नोट करके लिखा दिए थे। विस्थापन 0 भी हो सकता है, आपको पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है विस्थापन। तो वेग क्या होगा, विस्थापन और समय का जो अनुपात है वह कहलाएगा, आपको वेग कहलाएगा। अब चलिए डिस्प्ले के माध्यम से हम दोनों में क्या क्या अंतर है उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। इसको हटा देते हैं। आपने अगर लिख लिया है फॉर्मूला, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसको हम हटा रहे हैं। और जो की पॉइंट है वेग और चाल से जुड़ा हुआ, इस की पॉइंट को हम लोग डिस्प्ले के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पहला हमने लिखा है चाल। चाल के पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। चाल को सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो चाल के पास हमने क्या नोट किया, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए वेग के बारे में हम देखते हैं। यहाँ तो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल जाएगा। आपको देख लीजिए, वेग के पास क्या दिख रहा है आपको, दिशा और परिमाण दोनों है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं चाल क्या है, आपको एक अदिश राशि है, वेग क्या है, आपको सदिश राशि है। हमने बताया था आपको सदिश और अदिश में जहां पर केवल परिमाण होगा वह अदिश राशि कहलाएगा, जबकि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होगा वह आपको क्या कहलाएगा, आपको सदिश राशि कहलाएगा। पहला टर्म हमने देखा, दोनों में अंतर क्या है, इसके पास चाल के पास क्या है, आपको केवल परिमाण है और वेग के पास परिमाण और दिशा दोनों है। जो हमने अभी अभी समझाया है उसी को हम लोग डिस्प्ले के माध्यम से लिखे हैं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है और वेग क्या है, आपको एक सदिश राशि है। अगला टर्म है चाल की इकाई क्या हो सकती है, यह हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है आपको मीटर पर सेकेंड। यह जो होता है मीटर पर सेकेंड, यह इसका एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, आप शुरू में आप पढ़े होंगे एसआई मात्रक क्या होता है। यह इंटरनेशनल सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित किया गया मान होता है, एक निर्धारित किया गया होता है। तो चाल का क्या हो जाएगा, चाल क्या है, आपको दूरी बटे समय। तो दूरी का क्या होगा, एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का सेकेंड। तो चाल का क्या मिल गया आपको, एसआई मात्रक मीटर बटे सेकेंड। इसको नोट कर लीजिएगा, चाल का एसआई मात्रक क्या है, मीटर बटे सेकेंड। अन्य मात्रक क्या है, किलोमीटर बटे आवर। तो आप अन्य मात्रक को भी ध्यान रखिएगा और एसआई मात्रक दोनों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब वेग के बारे में देखते हैं, इसका क्या यूनिट हो जाएगा। इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट का मतलब यहाँ पे ये है कि यह इसका एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपको, मीटर पर सेकेंड। अब आगे लिखा गया है, मेन की पॉइंट लिया गया है। की पॉइंट क्या है कि चाल धनात्मक, चाल क्या है आपको धनात्मक होती है या चाल का मान धनात्मक होता है। अब और दूसरा क्या दिया हुआ है, चाल क्या हो सकता है, आपको शून्य हो सकता है। ठीक है, अगर हम कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे दिए गए समय में तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, आपको शून्य हो जाएगा। लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप अगर कुछ डिस्टेंस कवर कीजिएगा, समय लग जाएगा, तो वह कभी जीरो हो सकता है क्या, चाल जीरो तो हो सकता है लेकिन वह ऋणात्मक हो सकता है क्या, बिल्कुल इसका जवाब क्या है, बिल्कुल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि चाल धनात्मक होती है, जीरो होती है, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि चाल क्या है, आपको दूरी से जुड़ा हुआ है। तो अगर दूरी ऋणात्मक नहीं होता है तो आप चाल कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट स्पीड इज नेगेटिव। यानी कि आप कैसे कर सकते हैं कि चाल क्या होता है, आपको ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वेग के बारे में लिखा गया है, यह धनात्मक होता है
यह ऋणात्मक होता है और यह शून्य होता है। ये दोनों में हमने अंतर दिखाया है कि वेग क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है तीनों, लेकिन चाल आपको सिर्फ धनात्मक होता है और 0 हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लास्ट में वही लिखा है कि ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या देखा, चाल और वेग में जो आपको दिया गया अंतर है वह अंतर को हम लोग आज सीखे। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मोशन का जो अन्य प्रकार है। अभी हम लोग क्या किए, कुछ टर्म लिए, चाल और वेग में अंतर देख लिए हम लोग। औसत, औसत चाल हम लोग देख लिए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं रैखिक वेग। तो यह जो है यहाँ से जो स्टार्ट होगा, रैखिक वेग क्या होता है, वृत्तीय रैखिक वेग हो गया, वृत्तीय गति क्या हो गया। तो ये सभी जो गति का कुछ अन्य प्रकार है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, और कल के क्लास में ही आपको गति का महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन जिसे सवाल होता है, कल वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर मोशन का। और वहां पे टू द पॉइंट आपको फॉर्मूला लिखाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न का जो संग्रह हमारे पास है उन प्रश्नों से आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो अगर आपको मोशन चैप्टर को बेहतर नहीं बेहतरीन करना है और इससे आपको डर को दूर भगाना है, तो आप निश्चित रूप से हमारा कल का क्लास देखिएगा और कल का क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।